हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आर्यन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी विद आर्यन। अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको मौर्य वंश एवं मौर्य उत्तर वंश में सातवाहन वंश तक कंप्लीट करवा दिया था। आज की सीरीज में हम आपके लिए लेकर के आए हैं मौर्य वंश से जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, उन 25 प्रश्नों की श्रृंखला। ये हमने बहुत ही अध्ययन करने के बाद जिन प्रश्नों को चुना है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, आरएएस एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं बार बार आते रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को हमारे साथ पूरा देखें, बीच में ना छोड़ें। और वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे चैनल स्टडी विद आर्यन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। ये देखिए दोस्तों, स्क्रीन में आपको सबसे पहला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, जिसमें सबसे पहला प्रश्न यह है, प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई, यानी किस मौर्य शासक के काल में हुई। ऑप्शन पहला अजातशत्रु, ऑप्शन दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन तीसरा अशोक, ऑप्शन चौथा समुद्रगुप्त। तो दोस्तों, आपको पहले बता देते समुद्रगुप्त ये तो आपका मौर्य वंशी शासक था ही नहीं, ये तो गुप्त वंशी शासक था, तो ये तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। अब अगला देखते हैं यहाँ पर, जैन सभा किस शासक के काल में हुई थी। प्रथम जैन सभा या जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी। किसके समय में हुई थी दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर प्रश्न पहले का ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सटीक है। प्रश्न दूसरा देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस जैन संत के संपर्क से जैन धर्म अपनाया था। पहला ऑप्शन महावीर, दूसरा भद्रबाहु, तीसरा पार्श्वनाथ, चौथा शीलभद्र। तो दोस्तों, आपको बता देते हैं, महावीर स्वामी की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। उस समय ओनली भद्रबाहु जी थे। भद्रबाहु के संपर्क में आने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था। अगला प्रश्न, द्वितीय जैन संगीति का आयोजन स्थल था। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन स्थल, तो दोस्तों पहली जैन संगीति का आयोजन स्थल तो पाटलिपुत्र था, परंतु दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन स्थल था वह आपका बल्लभी था। क्या था दोस्तों? बल्लभी। यानी कि यहाँ आपका ऑप्शन ये सही है। प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं दोस्तों, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक हो गया। दोस्तों, यहाँ प्रश्न देख लीजिए, अशोक के बारे में कहा गया, चंद्रगुप्त के बारे में नहीं। चंद्रगुप्त हुए थे जैन धर्म के। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपनाया था। किसके सानिध्य में आकर के, या किसके संपर्क में आकर के? भद्रबाहु के में। वहीं ये दूसरा धर्म है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को किसने अपनाया था? अशोक ने। किसके सानिध्य में या किसके प्रबल समर्थक में? ऑप्शन पहला उपगुप्त, ऑप्शन दूसरा उपाली, ऑप्शन तीसरा राधागुप्त, ऑप्शन चौथा नागसेन। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला सही है, यानी कि अशोक ने उपगुप्त के संपर्क में आने से या उनके विचारों से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म को अपनाया था। जबकि ऐसा कहा जाता है कि कलिंग के युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और उन्होंने उपगुप्त के कहने पर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसका उल्लेख आपके भाब्रू का शिलालेख है उसके अंदर भी मिलता है। और जो आपका जो भाब्रू का शिलालेख है वो पहले जयपुर में स्थित था, वर्तमान में शिलालेख आपको कलकत्ता में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहीं पर हमने इसके विषय में आपके जितने भी कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन बनते हैं वो क्लियर कर दिए हैं। आगे चलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, मैगस्थनीज की इंडिका के बारे में कौन कौन से कथन असत्य हैं। दोस्तों, पहले तो बता देते हैं, इंडिका एक पुस्तक है जो मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई थी। मैगस्थनीज कौन थे? एक यूनानी थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य और जो सेल्यूकस था सिकंदर का सेनापति, उसके मध्य युद्ध हुआ था। उस समय पर चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए थे और सेल्यूकस हार गया था। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। उसी समय उसने अपना एक दूत बना करके मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो उसका आंखों देखा उन्होंने इंडिका में लिखा। अब क्वेश्चन क्या कहता है, मेगस्थनीज की इंडिका के बारे में कौन कौन से कथन असत्य यानी कि झूठे हैं। पहला, ये अपने मूल रूप में उपलब्ध है। यह मौर्यों के नगर और सैनिक प्रशासन का विस्तृत विवरण देती है। यह मौर्य साम्राज्य को 7 वर्गों में विभाजित करती है। यह मौर्य काल में भारत में दासता और महाजन के प्रचलन
की पुष्टि करता है। तो देखिए दोस्तों, ये अपने मूल रूप में तो उपलब्ध है ही नहीं है। दूसरा, मौर्य काल में दासता और महाजन की प्रचलन की पुष्टि भी नहीं करता है। तो दोस्तों ऑप्शन में से दूसरा और तीसरा, यानी कि ये मौर्य नगरों और सैनिक प्रशासन की विस्तृत जानकारी देती है, बिल्कुल सही बात है। और मौर्य साम्राज्य को 7 वर्गों में विभाजित करती है, बिल्कुल ये भी सही बात है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका ऑप्शन दूसरा और तीसरा बिल्कुल सटीक है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 6, अशोक के राजकीय अभिलेखों के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? राजकीय अभिलेख जो अशोक द्वारा लिखवाए गए थे। पहला, इनमें से अधिकांश बौद्ध धर्म और संघ के साथ उनके संबंध का वर्णन है। दूसरा, ये सब प्राकृत भाषा में है। तीसरा, इस सब में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। चौथा, उनके तथ्य की पुष्टि अनेक साहित्यिक स्रोतों द्वारा की गई है। तो दोस्तों यहाँ आप देखिए, सबसे पहला ऑप्शन, इसके नीचे इन्होंने ऑप्शन दिए गए, नीचे दिए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है उपयुक्त सभी, दूसरा और तीसरा, अगला तीसरा ऑप्शन है पहला और तीसरा, अगला तीसरा और चौथा। तो दोस्तों पहला ऑप्शन क्या कहता है? इनमें से अधिकांश में बौद्ध धर्म और संघ के साथ उनके संबंध का वर्णन है। तो दोस्तों ऐसा तो है ही है, उनके राजकीय जो अभिलेख है उनके अंतर का बौद्ध धर्म और संघ का उल्लेख है, यानी कि ये तो हो ही सकता है। फिर दूसरा कहता है ये सही प्राकृत भाषा में नहीं है, ऐसा प्राकृत भाषा में नहीं है दोस्तों कि अर्धमगधी भाषा में लिखे गए हैं वो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इनमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया नहीं, ऐसा भी नहीं। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग, हाँ ब्राह्मी लिपि का प्रयोग तो अशोक के 7 जो स्तंभ है उनके अंदर किया गया है, ये तथ्य सत्य है। अगला देखते हैं, इनके तथ्य की पुष्टि अनेक साहित्यिक स्रोतों द्वारा की गई है। उनके तथ्य की पुष्टि ऐसा है ही नहीं दोस्तों, साहित्यिक स्रोतों के द्वारा की ही नहीं गई है इसकी पुष्टि, तो ये भी गलत है। तो दोस्तों इस प्रकार आपका जो ऑप्शन पहला और तीसरा सही हुआ। कौन सा सही हुआ? पहला और तीसरा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन तीसरा सही है। आगे देखते हैं अपना अगला प्रश्न, अशोक का कौन सा बृहद शिलालेख, बृहद यानी कि बड़ा शिलालेख, कुशल प्रशासनिक व्यवस्था पर बल देता है? अशोक का कौन सा बृहद शिलालेख कुशल प्रशासनिक व्यवस्था पर बल देता है? पहला, चौथा, छठा या 8वां? तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता देते हैं, अशोक का जो बृहद शिलालेख है वह प्रशासनिक व्यवस्था पर बल देता है, वह आपका छठा है। कौन सा? छठा, यानी कि ऑप्शन तीसरा आपका सही है। प्रश्न नंबर 8वां, निम्न में से कौन सा मौर्य पदाधिकारी आधुनिक काल के जिलाधीश के समतुल्य है? आधुनिक काल यानी कि वर्तमान टाइम में जज होता है उसके समतुल्य है। पहला, समाहर्ता, स्थानिक, राजू का और गोप। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन तीसरा सही है, राजू का। प्रश्न नंबर 9, अपने अभिलेखों में अशोक ने 4 तरह की लिपियों का प्रयोग किया, उन सब की भाषा प्राकृत का प्रकार क्या था? पहला मगधी, दूसरा सुरसैनी, तीसरा अर्धमगधी, चौथा महाराष्ट्री। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता देते हैं, आपका ऑप्शन दूसरा सत्य, अर्धमगधी का प्रयोग किया गया था, जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं। अशोक के अभिलेखों में जिन व्यावहारिक महामांत्रों की चर्चा हुई है वे क्या थे? पहला ऑप्शन न्यायिक अधिकारी, ऑप्शन नंबर दूसरा राजस्व अधिकारी, ऑप्शन नंबर तीसरा जनगणना अधिकारी, ऑप्शन नंबर चौथा सैन्य अधिकारी। तो दोस्तों जो नगर व्यवहारिक महामात्रों की चर्चा हुई है वे आपके राजस्व अधिकारी थे। कौन थे? राजस्व अधिकारी। इस प्रकार यहाँ पर आपका ऑप्शन द्वितीय सही है। आगे देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 11वां, बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र कौन था जो तक्षशिला विद्रोह को दबाने में असफल रहा? पहला तीस्ता, दूसरा सुसीम, तीसरा नैमित, चौथा सारीपुत्र। तो दोस्तों यहाँ पर हम बता देते हैं कि यहाँ पर आपका ऑप्शन दूसरा सही है, सुसीम। एक उल्लेख के अनुसार सुसीम जो कि इनका पुत्र था उसे तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया, परंतु वह तक्षशिला विद्रोह को दबाने में असफल रहा, तो अवंती के सूबेदार अशोक को भेजा गया। अशोक ने तक्षशिला विद्रोह को दबाया, इसी कारण उन्हें युवराज की उपाधि दी गई थी। आगे देखते हैं दोस्तों, आपके सामने एक ऑप्शन सूची दी गई है। पहली सूची में पहला ऑप्शन जो है सहवाजगढ़ी और मानचोरा। क्या दोस्तों? मानचोरा। ये किस भाषा में लिखे गए ये पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। अगला दे रखा आपने धौली और जोगढ़, उसके बाद जलालाबाद और कांधार। ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, कौन सा सही है? तो दोस्तों आपको डायरेक्ट ही बता देते हैं, यहाँ पर शाहबाजगढ़ी और मानचोरा जो लिखा गया आपकी खरोष्टी लिपि में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? खरोष्टी लिपि में।
और धौली और जोगढ़ ये आपकी ग्रीक और अरामाइक लिपि में लिखी गई है। किसमें? ग्रीक और अरामाइक। और आपका जलालाबाद और कंधार आपकी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इस प्रकार जो आपका ऑप्शन तीसरा यहाँ पर सटीक है, इसे आप अपनी नोटबुक्स में लिख लेना। आगे चलते हैं दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों पहले आपको बता देते हैं सेल्यूकस था कौन। सेल्यूकस महान विश्व विजेता सिकंदर का मित्र था और उसका सेनापति भी था। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई थी। उसका समय पूछ रहा है 322 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वह 305 ईसा पूर्व है। यूनानी इतिहासकारों ने बिंदुसार को अपनी रचना में क्या संज्ञा दी थी? ऑप्शन पहला अमित्रकूटस, ऑप्शन दूसरा सैंडोकुटस, ऑप्शन तीसरा मद्रसार या ऑप्शन चौथा सिंहसेन। तो दोस्तों आपको बता देते हैं यूनानी इतिहासकारों ने बिंदुसार को ऑप्शन पहला अमित्रकूटस की संज्ञा दी थी। क्या दी थी? अमित्रकूटस की। जबकि सैंडोकुटस की संज्ञा तो चंद्रगुप्त मौर्य को दी गई थी। किसको दी गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि चंद्रगुप्त को जो संज्ञा दी गई थी वह आपका है सैंडोकुटस। और जो बिंदुसार था, बिंदुसार को ही मद्रसार भी कहा जाता था और बिंदुसार को सिंहसेन भी कहा जाता था। मद्रसार तो पुराणों के अंदर कहा गया है बिंदुसार को, और सिंहसेन जैन धर्म ग्रंथों के अंतर्गत कहा गया है। ठीक है दोस्तों, ये हमने आपके सारे ऑप्शन और सारे क्वेश्चन जो भी उठते हैं वो बताती हैं आपको। अगला देखिए प्रश्न नंबर 15। किस वंश के शासन में सभी सरकारी कर्मचारियों को वेतन नगद के रूप में दिया जाता था? ऑप्शन पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये, नंद, दूसरा मौर्य, तीसरा शुंग और चौथा कुषाण। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता देते हैं एकमात्र मौर्य वंश ऐसा था जिसके समय में सरकारी कर्मचारियों को वेतन नगद के रूप में दिया जाता था। अगला प्रश्न, किस लेखक ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित होना लिखा है? चाणक्य, वैशाखदत्त, मेगस्थनीज, फान। तो दोस्तों इसका तो सीधा सही ऑप्शन है। एक मात्र जो लेखक था उस टाइम पे वो इंडिका का जो लेखक था मेगस्थनीज, जो यूनानी लेखक था उसी ने अपनी किताब लिखी, तो उसी ग्रंथ से उस समय की जानकारी मिल सकती है। तो इसे तो हम आंख मीच के कर सकते हैं मेगस्थनीज। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। मौर्य काल में भूमि कर, कर यानी कि टैक्स था, कितने प्रतिशत था? 1/3, 1/6, 1/8, 1/10। तो दोस्तों आपको बता देते हैं मौर्य समय में जो मौर्य काल में जो भूमि का कर था वो 1/3 था। ठीक है दोस्तों, मौर्य काल में नगर प्रशासन के लिए 6 समितियों में कुल सदस्य कितने थे? ऑप्शन पहला 10, ऑप्शन दूसरा 20, ऑप्शन तीसरा 30, ऑप्शन चौथा 40। तो ये ऑप्शन आपका तीसरा सही है, 30 सदस्य थे दोस्तों। प्रश्न नंबर अगला, किस वंश के शासकों के नाम से पहले उनकी माता का नाम होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन पहला मौर्य, ऑप्शन दूसरा शुंग, ऑप्शन तीसरा सातवाहन, ऑप्शन चौथा कुषाण। दोस्तों किस वंश के शासकों के नाम से पहले उनकी माता का नाम होता है? इसका ऑप्शन आपका तीसरा सही, 7 शासकों के नाम के आगे उनकी माता का नाम होता है। गौतमी पुत्र, सप्तकर्णी, जो कि हमने आपको पढ़ा दिया है पहले ही, उससे आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने वीडियो दी गई हैं, उन्हें देख लेना, मौर्य काल की और मौर्य उत्तर काल की, उन्हें आप अच्छे से देख लेना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किस मौर्य शासक ने सीरिया के शासक एप्टियोकस से शराब, अंजीर व दार्शनिक भेजने का निवेदन किया था? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, बैद्रथ। दोस्तों यहाँ पर आपको बता देते हैं बिंदुसार ने सीरिया के शासक एप्टियोकस से शराब, अंजीर व दार्शनिक भेजने का निवेदन किया था, जिसका उल्लेख एथेनियस नामक यूनानी इतिहासकार ने किया है। उन्होंने बताया कि सीरिया के शासक एप्टियोकस ने अंजीर और शराब तो भेजी मगर दार्शनिक नहीं भेजी, यानी सॉफिस्ट। ठीक है दोस्तों, जिससे कि भारत वृद्धि और तरक्की के मार्ग पर आगे न बढ़ सके। प्रश्न नंबर 21, अशोक के किस शिलालेख से पशुबलि की अशोक के किस शिलालेख में पशुबलि की निंदा की गई है? ठीक है दोस्तों, ऐसा कौन सा शिलालेख है अशोक का जो पशुबलि की निंदा करता है? पहला 10वां, दूसरा 9वां, तीसरा पहला, ऑप्शन चौथा 5वां। तो दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही है, अशोक का पहला शिलालेख पशुबलि की निंदा करता है। प्रश्न नंबर 22वां, अशोक का 5वां शिलालेख किससे संबंधित है? नए प्रदेश के राज्य प्रबंध से, भेरी घोष की जगह पर धम्मघोष से, धम्मा पात्रों की नियुक्ति संबंधित जानकारी, अशोक द्वारा दी गई तीर्थ यात्राओं से संबंधित। तो दोस्तों आपको बता देते हैं अशोक का जो 5वां शिलालेख है वो धम्म महापात्रों की नियुक्ति संबंधित जानकारी से संबंधित है,
और जबकि जो नए प्रदेशों का प्रबंध है वह इसके जोगदा के शिलालेख के अंतर्गत है, और भीरी घोष की जगह पर जो धम्म घोष है ये इसके चौथे शिलालेख के अंतर्गत बताया गया है दोस्तों। और अशोक के द्वारा तीर्थ यात्राएं जो की गई थी इसका वर्णन आपका जो किया गया वह छठे शिलालेख के अंतर्गत किया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, यहाँ स्तंभ लेख की बात कर रही है दोस्तों, स्तंभ लेख की बात की जा रही है। स्तंभ लेख को दिल्ली से मेरठ लाने वाला व्यक्ति था, पहला अकबर, दूसरा जहांगीर, तीसरा फिरोज शाह तुगलक, या चौथा निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता देते दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को मेरठ लाने वाला व्यक्ति फिरोज शाह तुगलक था, और दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को भी दिल्ली लाने वाला व्यक्ति फिरोज शाह तुगलक ही था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बताते हैं मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। दशरथ, वेदरथ, अशोक, समुद्रगुप्त। तो दोस्तों समुद्रगुप्त गुप्त वंश का था, आपको पहले ही बता चुके थे, तो हो ही नहीं सकता। मौर्य वंश का जो अंतिम सम्राट था वह था वेदरथ, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी ठीक है दोस्तों, आप देखिए अगला प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई। चंद्रगुप्त मौर्य 225 ईस्वी, 295 ईस्वी, 322 या 298। तो दोस्तों आपको बता देते हैं जैन धर्म अपना लिया था। जैन धर्म अपनाने के कारण संतारा विधि, जिसमें कि व्यक्ति 25-30 दिन भूखा रहता और अपने प्राण त्याग देता, उसी प्रथा के द्वारा श्रावणबेल गोला में रहकर चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व में अपने प्राण त्याग दिए थे कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले, और जो बेल आइकन दिया गया है उसे बटन को दबाएं, लाइक और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ऐसी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।